हेलो एवरीवन। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के रैपिड रिवीजन सेशन को। और इस सेशन का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 रिलेटेड सर्विसेज, जिसके अंदर हम दो स्टैंडर्ड कवर अप करेंगे, SRS 4400 एंड SRS 4410। SRS 4400 इसका क्या नाम है? एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। वो प्रोसीजर्स जो ऑडिटर ने या प्रैक्टिशनर ने एग्री किया है, किसके साथ? क्लाइंट एंड एनी थर्ड पार्टी, जिसके पर्पस को सर्व करने के लिए इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिलेटेड सर्विसेज दे आर नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। तो क्या यहां पर किसी तरह का एश्योरेंस लिया जाता है? नहीं, यहां पर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इशू की जाती है। अब क्योंकि ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो क्या ऐसी एंगेजमेंट्स के अंदर इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है? दैट मे और मे नॉट बी, जनरली नॉट, बट इफ द टर्म्स आर designed in such a way that auditor is required to perform the engagement in compliance with the independence requirement, he is required to perform the engagement with independence। चलिए बात करते हैं इस स्टैंडर्ड के अंदर जो एक्टिविटी ऑडिटर ने या प्रैक्टिशनर ने परफॉर्म करनी है, उस एक्टिविटी का स्कोप क्या है। इन एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, ऑडिटर को एंगेज किया गया है बाय द क्लाइंट टू इशू द रिपोर्ट ऑफ फैक्ट फाइंडिंग। और ये रिपोर्ट किस पर बेस्ड होगी? बेस्ड अपॉन द स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स किस पर परफॉर्म किए गए होंगे? स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कौन सा होगा? एनी एलिमेंट, अकाउंट और आइटम ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एंगेजमेंट का? ऑडिटर या प्रैक्टिशनर वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा जो उसने क्लाइंट एंड थर्ड पार्टी के साथ एग्री किया है। और ये प्रोसीजर्स दे विल बी प्राइमरीली ऑफ ऑडिट नेचर एंड बेस्ड अपॉन द प्रोसीजर्स ही हैज परफॉर्म, जो ऑब्जर्वेशंस उसके सामने आई है उन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इशू करेगा। टू कैरी आउट द प्रोसीजर्स of audit nature which auditor entity and any appropriate third party, that third party may be a banker, third party may be a creditor, third party may be government, third party may be any qualified institutional investor, कोई भी हो सकता है जिसके बिहाफ पर ये स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। जनरल प्रिंसिपल, इन डिपेंडेंस को छोड़कर बाकी सारे प्रिंसिपल्स जो कोड ऑफ एथिक्स में बताए गए हैं उनका कंप्लायंस जरूरी है। कंप्लाई विद द कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय द ICAI एंड एथिकल प्रिंसिपल्स दैट आर टू बी कंप्लाइड विद इंक्लूड्स इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, PCDC, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड। इंडिपेंडेंस की बात करें तो independence is not a requirement for agreed upon procedures. However, terms or objective of engagement may require the auditor to comply with the independence requirement. And if auditor is not independent, a statement to that effect should be given in the report. Now, अब बात आ जाती है, बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, ऑडिटर या प्रैक्टिशनर एज द केस में बी इज रिक्वायर्ड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स। सो देयर शुड बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग among the auditor, client and other specified parties. टर्म्स जिसके ऊपर इन सबके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंक्लूड नेचर ऑफ एंगेजमेंट, आप क्या काम कराना चाहते हैं, what is the purpose of the engagement, what is the subject matter, that is identification of financial information on which the specified procedures are to be performed, then nature, timing and extent of the specified procedures to be performed, and limitation or distribution of report of factual finding, and if
these limitations, they are in conflict with the legal requirement, auditor should not accept the engagement. So while हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की बात करते हैं तो ऑडिटर, क्लाइंट एंड अदर स्पेसिफाइड पार्टीज के बीच में देयर शुड बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म एज टू nature of engagement, purpose of engagement, identification of the financial information, nature, timing and extent of specified procedures, and thereafter limitation or distribution on a report of factual findings. Then procedures. कौन से प्रोसीजर्स हैं जो ऑडिटर को या प्रैक्टिशनर एज द केस में भी उसे परफॉर्म करने हैं? वो प्रोसीजर्स वो एग्री करेगा, डिसाइड करेगा किसके साथ? क्लाइंट एंड अदर स्पेसिफाइड पार्टीज के साथ. तो जो बेसिक प्रोसीजर्स उसने डिजाइन करने हैं अपने मेन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए, उसमें क्या क्या हो सकता है? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड कंफर्मेशंस, कैलकुलेशंस. जैसे ऑडिट के प्रोसीजर क्या होते हैं? आरएपी एंड एफएपी. एफएपी में आ जाता है टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं. कौन सी है वो टेक्निक्स? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर. इन टेक्निक्स को भी स्टैंडर्ड ने प्रोसीजर्स का ही नाम दिया है. तो जो मेन प्रोसीजर है आपने परफॉर्म करना है, वो आपने क्लाइंट एंड अदर स्पेसिफाइड पार्टी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बना ली. अब उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए आप कौन सी टेक्निक्स को, अदरवाइज वी कैन यूज द वर्ड प्रोसीजर्स को यूज कर सकते हैं, उसकी डिस्कशन इस टॉपिक में है. ऑडिटर शुड कैरी आउट द नेसेसरी प्रोसीजर्स, और इन प्रोसीजर्स के थ्रू ही इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द एविडेंसेस, and that evidences should be a base for the report on factual findings, and use the evidence obtained as the basis for report of factual findings. Procedures applied in engagement to perform agreed upon procedures may include inquiry and analysis, recomputation, comparison and other clerical accuracy checking, observation, inspection and obtaining confirmation. So agreed upon procedures क्या है, हमने उसकी बात की. कौन से प्रिंसिपल्स का कंप्लायंस करना है, टर्म्स जिनके ऊपर आपको एग्रीमेंट करना है विद द क्लाइंट एंड अदर स्पेसिफाइड पार्टीज, और फिर कौन से प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करेंगे जिसके बेसिस पर वी नीड टू कलेक्ट द एविडेंसेस एंड दैट एविडेंसेस विल फॉर्म द बेसिस फॉर द रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग. अब बात करते हैं रिपोर्ट के क्या क्या एलिमेंट होंगे. नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 एड्रेसी, नंबर 3 आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल और नॉट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन to which the agreed upon procedures have been applied. Statement that procedures performed were those agreed upon with the recipient of this report. A statement that engagement was performed in accordance with the standard and the terms of engagement. Identify the purpose for which this engagement is performed. A listing of the specified procedures performed. A description of auditor's factual finding including sufficient details of error and exceptions found. A statement that procedures do not constitute either an audit or a review and therefore no assurance is being expressed. A statement that report is restricted to those parties that have agreed to the procedures to be performed. Statement that report relates only to the element specified and that it does not extend to the entity financial statement as a whole. Date, place, signature. So, इस तरह से एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को तैयार किया जाता है. तो ये था हमारा स्टैंडर्ड SRS 4400, जिसके ऊपर चांसेस कौन कौन से टॉपिक के बनते हैं, प्रिंसिपल्स के,
टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के एंड प्रोसीजर्स के रिपोर्टिंग के चांसेस कंपैरेटिवली काफी कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड के ऊपर। इस सीरीज का दूसरा स्टैंडर्ड है 4410, जिसका नाम है कंपाइलेशन एंगेजमेंट का। कंपाइलेशन एंगेजमेंट का क्या होती है? वो एंगेजमेंट जहां पर एक प्रैक्टिशनर को, ध्यान दीजिएगा इसमें हम ऑडिटर वर्ड यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यदि ऑडिटर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल कर रहा है एंड देयर आफ्टर वो ही इनकी ऑडिट करेगा, देन देयर इज ए सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो यहां पर तो कंपाइलेशन का काम इट विल बी गिवन टू एनी प्रैक्टिशनर अदर देन द ऑडिटर। सो SRS 4400 की एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर को दी जा सकती है, ऑडिटर को दी जा सकती है, बट 4410 की एंगेजमेंट ऑडिटर को नहीं दी जा सकती। दैट शुड बी टू एनी प्रैक्टिशनर अदर देन ऑडिटर। इसमें करना क्या होगा कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपाइल करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करना है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट मे बी रिक्वायर्ड एज ए मैंडेटरी पीरियोडिक रिपोर्टिंग, जैसे कंपनी लॉ के सेक्शन 129 में है, दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड ले बिफोर द जनरल मीटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एंड गवर्निंग बॉडी की होती है, बट मैनेजमेंट एंड गवर्निंग बॉडी में नॉट बी इन अ पोजीशन that they can prepare these financial statement because of lack of time or maybe lack of understanding, maybe lack of knowledge. So for that purpose, what they can do, they can engage a practitioner to compile the financial information as a to fulfill the periodic reporting required under law, or otherwise if मान लेते हैं पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है एक एंटिटी के ऊपर, बट स्टिल वो एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल करवा रही है या किसी भी और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करवा रही है अपने इंटरनल पर्पसेस के लिए। तो बट एक चीज ध्यान रखिएगा, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने की जिम्मेदारी किसकी है? वैसे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ने इसको डेलीगेट किया है एक प्रैक्टिशनर को। रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। यदि कंपाइलेशन के दौरान प्रैक्टिशनर को कोई एरर, मिस्टेक्स फाइंड आउट होती है, देन ही शुड ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट फॉर द नेसेसरी करेक्शन। करेक्शन कर देती है मैनेजमेंट, वेल एंड गुड। अदरवाइज जो प्रैक्टिशनर है वो अपनी कंपाइलेशन रिपोर्ट में, और यू कैन यूज द वर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट में, नॉट द ऑडिटर रिपोर्ट, अकाउंटेंट रिपोर्ट या प्रैक्टिशनर रिपोर्ट के अंदर वो चीज हाईलाइट कर देगा, मेंशन कर देगा। एंड अगेन ध्यान दीजिएगा, दिस एंगेजमेंट इज नॉट अ एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड हेंस नो ओपिनियन शुड बी एक्सप्रेस्ड। ना ही ये ऑडिट है, ना ही ये रिव्यू है, ये कंपाइलेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। चलिए स्कोप। SRS 4410 डील्स विद द प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैंने SRS 4400 कहा था तो मैं यहां पर ऑडिटर और एनी अदर प्रैक्टिशनर वर्ड भी यूज कर सकता हूं, लेकिन जब SRS 4410 आएगा मैं प्रैक्टिशनर वर्ड यूज कर सकता हूं, बट ये प्रैक्टिशनर किसी भी हालत में ऑडिटर नहीं होना चाहिए। When practitioner responsibility when engaged to assist the management. Why we use the word assist the management? Because primary responsibility for preparation and presentation of financial information rests with the management. तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी को फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट ने एक प्रैक्टिशनर को हायर किया है, सो दैट प्रैक्टिशनर कैन असिस्ट द मैनेजमेंट विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन of historical financial information without obtaining any assurance. It is a non-assurance engagement. Now, compilation engagement क्या है, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पसेस क्या है? एन एंगेजमेंट जहां पर एक प्रैक्टिशनर अपनी अकाउंटिंग एंड
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज को अप्लाई करता है टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF and based upon his fact finding issue a report and that report वो ऑडिटर रिपोर्ट नहीं होगी, that report will be an accountant's report। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, ठीक है। Since compilation engagement is not an assurance engagement, it does not require practitioner, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, it does not require the practitioner to verify the accuracy or completeness of the information provided by the management। और ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, आपको पेपर में एक या दो क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जो आपके लिए ऑल टुगेदर बिल्कुल नए होंगे और जहां पर आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा। आपने किसी चीज का रट्टा लगा रखा है, वो रट्टे ठीक वो काम नहीं आएंगे, आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज काम आएगी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई कराने में। सो compilation engagement, because it is not an assurance engagement and hence it does not require the practitioner to verify the accuracy or completeness of the information provided by the management for compilation or otherwise to collect the evidence to express an audit opinion or review the conclusion। क्यों? क्योंकि ना मैं ऑडिट कर रहा, ना मैं रिव्यू कर रहा, मैं ऑडिट प्रोसीजर ही नहीं परफॉर्म कर रहा, मैं तो अपनी कौन सी एक्सपर्टीज अप्लाई कर रहा हूं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। Financial information that is the subject of compilation engagement may be required for various purposes like to comply with the mandatory periodic financial reporting established in law and regulation, for example section 129 of the Companies Act 2013, for the purposes unrelated to mandatory financial reporting under relevant law or regulation, for example for management or TCWG prepared on a basis appropriate for their particular purposes, that means for internal use by the management and TCWG, for periodic financial reporting undertaken by external parties under a contract or other form of engagement, maybe by the banker, maybe by the regulator, maybe by the supplier। रेगुलेटर तो नहीं, रेगुलेटर आ गया तो फिर तो वो मैंडेटरी में चला जाएगा, रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट पर हो रहा है तो। और फॉर एनी ट्रांसैक्शनल पर्पसेस, फॉर एग्जांपल टू सपोर्ट ए ट्रांसैक्शन इन्वॉल्विंग चेंजेस ऑफ एंटिटी ओनरशिप और फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, ऐसे केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाई जा सकती हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल कराया जा सकता है, बट दैट इज नॉट ए रिक्वायरमेंट बाय एनी लॉ और regulation। So the financial information that is the subject matter of the compilation may be required under any law and regulation for mandatory periodic financial reporting, or that may be for the internal use by the management or TCWG, that may be for periodic financial reporting undertaken by any external party, or that may be for any transactional purposes। Practitioner का objective क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अप्लाई अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज, किस लिए? टू असिस्ट द मैनेजमेंट, फॉर व्हाट पर्पस? फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड फॉर दैट इंफॉर्मेशन इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। उस इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, मेरी नहीं है। आप तो जो इंफॉर्मेशन देंगे उसके बेसिस पर आई विल कंपाइल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इशू एन अकाउंटेंट रिपोर्ट देयर ऑन। एंड इफ ड्यूरिंग सच कंपाइलेशन मेरे सामने कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है, आई विल रिक्वेस्ट फॉर ए करेक्शन। इफ करेक्टेड इट्स ओके, इफ नॉट करेक्टेड आई विल हाईलाइट इट इन द अकाउंटेंट रिपोर्ट, दैट्स ओके। एंड आफ्टर कंपाइलेशन issue a report in accordance with the requirement of this SRS. Management responsibility. Primary responsibility for the preparation and the presentation of the financial information in accordance with the applicable FRF is of management and TCWG. इंटरनल कंट्रोल की डिजाइन इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी मैनेजमेंट एंड TCWG की। एनी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन जो आप प्रैक्टिशनर को अवेलेबल करवा रहे हैं उसकी एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस की जिम्मेदारी मैनेजमेंट आपकी। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट आपकी। जिम्मेदारी आपकी है सारी चीजों की, मेरा काम क्या है?
आपको असिस्ट कर रहा हूं मैं इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जिम्मेदारियां आपकी थी। While drafting letter of engagement, practitioner shall include the responsibilities of management for financial information, for preparation and presentation thereof, in accordance with the applicable FRF that is acceptable to the intended users of the financial information. Design, implementation, maintenance, DIM of internal control as management determines it necessary for the preparation of financial statements that are free from the material misstatement, whether caused due to error or fraud. Accuracy and completeness of record, document, explanation, information provided by the management for compilation. Judgments needed in the preparation and presentation of फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इन सब की जिम्मेदारी आपकी है। आप मतलब मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देयर आफ्टर इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, एंड देयर आफ्टर रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, एंड लास्ट वन जजमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये तो क्वेश्चन जहां तक है थ्योरेटिकल या मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं, एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंपाइलिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि दैट practitioner is required to compile the financial information and during the course of compilation कोई misstatement identify होती है या record document explanation information incomplete है, तो ऐसी situation में प्रैक्टिशनर की क्या जिम्मेदारी बनती है? मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें कि इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करें, मिस स्टेटमेंट है तो उनको करेक्ट करें। इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर और मिस स्टेटमेंट्स आर नॉट बीन करेक्टेड, इन दैट केस यू नीड टू डिटरमिन इज इट पॉसिबल टू कंपाइल द एंगेजमेंट, इफ नॉट पॉसिबल विथड्रॉ, if possible then whether a statement to that effect that information has not been properly provided need to be mentioned in the report, that is your judgment. Practitioner shall compile the financial information based upon record, document, information, explanation provided by management. Using record, document, explanation and other information provided by management, ये पॉइंट आ गया इंपॉर्टेंट। इफ प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर दैट रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन आर इनकम्प्लीट, आर इनएक्यूरेट और नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री नहीं, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, देन क्या करेंगे? ब्रिंग दैट to attention of management and request additional or corrected information. दूसरा पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट। If the practitioner becomes aware that compiled financial information does not refer to or describe the FRF, if practitioner requires that amendments are required in the compiled financial information, if the practitioner becomes aware that compiled financial information is otherwise misleading, then propose appropriate amendments to the management. Now, अब जैसे सेकंड केस में इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट और नॉट सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन आपके पास थी, आपने मैनेजमेंट से मांगी एडिशनल इंफॉर्मेशन या करेक्टेड इंफॉर्मेशन और आपको नहीं दी गई, या थर्ड पॉइंट में आपको लगा कि कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एफआरएफ को एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं कर रही है, आपको लगता है कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अमेंडमेंट्स की जरूरत है, आपको लगता है कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अदरवाइज मिसलीडिंग, तो आपने क्या किया? अमेंडमेंट्स प्रपोज की मैनेजमेंट को। तो यदि मैनेजमेंट ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देती, यदि मैनेजमेंट ये करेक्टेड इंफॉर्मेशन नहीं देती, यदि मैनेजमेंट इन अमेंडमेंट्स को करने की इजाजत नहीं देती, क्या करेंगे? आ जाइए, विड्रॉ कर जाओ इफ पॉसिबल। इफ मैनेजमेंट फेल्ड टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड
or decline or does not permit the practitioner to make the proposed amendments to compiled financial information, withdraw from the engagement and inform the management and TCWG the reasons for the withdrawal. Thereafter फिर इसकी रिपोर्टिंग वगैरह काफी सारी चीजें हैं जो मैंने आपको रेगुलर बैच में करा रखी हैं, बट एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर किया है। तो जो लास्ट टॉपिक इस स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, एनालिटिकल के चांसेस काफी कम है। एनालिटिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस जो है, सबसे ज्यादा चांसेस वो कंपाइलिंग एक्टिविटी के अंदर से है। डॉक्यूमेंटेशन, practitioner shall include in the engagement documentation, not audit documentation, engagement documentation, significant matter that arise during the compilation engagement and how these matters were addressed by the practitioner. A record how the compiled financial information reconciles with the underlying record, document, explanation and information provided by the management, and a copy of final version of compiled financial information for which the management and TCWG as appropriate acknowledge their responsibility and practitioner report. And practitioner चाहे तो अपने रिकॉर्ड में एंटिटी का ट्रायल बैलेंस, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अदर इंफॉर्मेशन जो प्रैक्टिशनर ने यूज की है फॉर दिस कंपाइलेशन एंगेजमेंट, उनको भी एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाना चाहता है, बना सकता है, वो उसकी जजमेंट पर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसके अंदर दो स्टैंडर्ड कवर होते हैं, 4400 एंड 4410। इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कंपाइलिंग एक्टिविटी, कंपाइल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बाकी जो कैटेगरी बी के टॉपिक है, ये तो हो गया कैटेगरी ए का टॉपिक जो आप एबीसी एनालिसिस करते रहते हैं, ये कैटेगरी ए का टॉपिक था। कैटेगरी बी के टॉपिक बाकी सारे हैं। कैटेगरी सी के टॉपिक तो मैंने रेफरेंसर में कवर ही नहीं कर रखे। कैटेगरी सी जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए फिर आपको स्टडी मटेरियल को या मेन बुक को या क्वेश्चन बैंक को रेफर करना पड़ेगा, राइट। तो इसके साथ इस सेशन को करते हैं ओवर और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक इसको दोबारा से अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।